देखिए बच्चा, आज का जो टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु किसका युग्मक है बताइए। देखिए, एक होते हैं नर और एक होते हैं मादा। किसमें पाया जाता है शुक्राणु? नर में। ये कह रहा है मादा। कभी पढ़े नहीं है क्या? पढ़े हैं ना। तो ये जो होता है ना, नर में पाया जाता है, न कि फीमेल में। फीमेल में क्या पाया जाता है? हैं? अंडाणु। इसमें शुक्राणु तो फीमेल में, यानी स्पर्म और ओवम, यही होता है ना। तो देखिए, ये आपके जो एग्जाम में हर साल पूछता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, आता है। तो देखा जाए कि क्या होता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है ना, बहुत पतला होता है। इसको वो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। ये नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी प्रत्येक शुक्राणु कैसा होता है? पतला और लंबा होता है। और क्या होते हैं? यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से क्या करते हैं? गति करते हैं। इनके पूंछ की सहायता से, जैसे पूंछ अगर इसे हिलेगा तो ये क्या करेंगे? आगे गति करते रहते हैं। जैसे में ये है ना, ये दिख रहा है ना। अब ये जब उत्तेजित अवस्था में होंगे तो ये जब पूंछ हिलेगा तो ये क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं होता है जैसे पानी में तैरते हैं हम लोग, तो पैरवा मारते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब पैरवा न मारेंगे तो हथवा मारेंगे, हथवा मारते हैं ना। तो देखिए, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? उसका हेड कहलाता है। देखिए, जैसे हम लोग की खोपड़िया है, थोड़ा सा मोटा है, तो उसी तरह ये भी क्या है? हेड इसका क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है। इसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या हो जाएंगे? मध्य भाग, और लास्ट वाला पूंछ। यानी 3 भागों में बटा है। पहला हो गया क्या? हेड, मध्य भाग और पूंछ, और ये संभाग। सही है? कोई दिक्कत? 3 भाग दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसे उल्टा करके देख लीजिए, ऐसे कि पूंछ हो गया है, मध्य हो गया, और क्या हो गया? हेड। ऐसे भी देखना चाहे तो देख सकती हैं। बनाने वाले की कलाकारी बहुत अच्छा बनाए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत खूबसूरत चीज़ बना दी है। तो देखिए, इसमें जो हेड में आते हैं, क्या होता है हेड में? इसका पहला भाग जो होता है हेड, क्या होता है? सिर लंबा होता है तथा इसमें एक लंबा सा क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। लंबा सा केंद्रक है क्या इसमें? ये है ना केंद्रक, एक लंबा केंद्रक है। देखिए, लंबा सा केंद्रक होता है। केंद्रक के आगे एक उभार के रूप में क्या पाए जाते हैं? एक्रोसोम। ये देख रहे हैं एक्रोसोम, छोटे छोटे एक्रोसोम पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, एक तो ये है, इसके आगे उभार है कि नहीं? आगे निकला है दाने दाने की तरह। इसी को क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। दिख रहा है ना इसमें? आप लोगों को दिख रहा है? तो ये हो गया। हेड में क्या होते हैं? इसमें एक लंबा केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक है। और इसमें क्या होते हैं? केंद्रक के आगे एक उभार के रूप में क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे एक्रोसोम होते हैं। समझ गए? दिक्कत है इसमें? हेड में नहीं ना। इसके बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग क्या करता है कि मध्य भाग थोड़ा सा छोटा होता है। अभी इसको देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है क्योंकि समझने के लिए। नहीं तो अगर बनाया जाता अगर रियल में तो मध्य भाग क्या हो जाते हैं? एकदम छोटा हो जाते हैं, आँख से तो दिखेगा नहीं। तो वही मध्य भाग क्या होते हैं? छोटा होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित एक स्पाइरल आच्छिद्र होते हैं। ये देख रहे हैं ये जो दिख रहे हैं पीला पीला, अब पता नहीं कौन सा कलर है, आप लोग बता देंगे। गाजरी कलर है। अब जो भी कलर है ये दिख रहे हैं ना दोनों साइड, वो क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो बनाई गई है। और इसमें क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? जैसे कंकाल संगठन होता है, कंकाल को निर्मित करता है कि नहीं? वो सेंट्रियोल करता है। तो उसी तरह इस शुक्राणु को भी क्या करता है? निर्मित करता है। यानी इसको पूरी तरह से इनकी सभी चीज़ों को एकत्रित किया रहता है। समझ रहे हैं? यानी जो सेंट्रियोल है
उसको क्या किया है, पूरी तरह से एकत्रित, यानी इसको संगठन यानी इसकी संरचना को तैयार किया है। कौन किया है? तो सेंट्रियोल। और इसमें माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया क्यों है? ऊर्जा घर कहते हैं इसको। एनर्जी मिलेगी क्यों? क्योंकि इसको आगे जाना है ना। इसमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। शुक्राणु में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सोडियम, मैग्नीशियम, सब इसमें पाए जाते हैं शुक्राणु में। तो ये तो आखिर क्या होते हैं? और तीसरा जो होता है पूछ, यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। जीव द्रव्य की झिल्ली, इसमें कुछ होता नहीं है। ये जो पूछ है, दिख रहा है पूछ है ना, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला सा सूत्र होता है, यानी इसके मध्य रेखा में, अब तो दिखाया नहीं गया इसमें, एक मध्य रेखा में क्या होगा, एक सूत्र जाता है, ऐसे ही रहेगा, और इसी के मध्य में एक पतला सा रेखा जाता रहता है, इसे पतला सा, जिसकी मध्य रेखा में एक पतला सा अक्ष सूत्र होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, यानी इसमें क्या होते हैं, झिल्ली नहीं रहेंगे। और झिल्ली नहीं रहेंगी तो ये क्या होंगे, नग्न होंगे। झिल्ली रहेगी तब ना। तो ये जैसे उस देखे होंगे नाली उली में सब कीड़े रहते हैं, पूंछ वाला, एकदम पूंछ वाला कहते हैं ना, तो वो देखे होंगे आप लोग। तो उसका भी देखिए पूंछ में कुछ होता नहीं है, एकदम नग्न, जैसे लगता है कि अजीब है। तो उसी तरह ये, तो इसके पूंछ में क्या है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, नग्न अक्ष सूत्र बोला जाता है। ये क्या थे, शुक्राणु की संरचना था ना, जो तीनों भाग हैं। आप लोग किताब में दिया है, किताबों में आपके दिया है, तो आप लोग बनाइए लेंगे। यहाँ पर बना बनाया दिख गया, कुछ बताएंगे, कुछ बता दीजिए अगर बताना है तो। नहीं, ये तो समझ में आ गया ना। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं? तब इसका महत्व देखा जाए, इसके क्या महत्व है, वही ना। जब ये देख लें तो महत्व देख लें। एक बार और देखना है आपको, आप देख लो। अरे आइए देख लीजिए, अरे आइए, काहे शर्मा गए? नहीं, देखिए अब आता है ना कि शुक्र जनन का महत्व क्या होते हैं। शुक्र जनन का महत्व, तो इसमें क्या होते हैं, शुक्र जनन के फल स्वरूप, देखिए शुक्र जनन के फल स्वरूप क्या होते हैं, शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। यानी उसके जो जनक हैं उनकी संख्या से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कब? शुक्र जनन के फल स्वरूप बने शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, तो उसकी आधी कितनी होगी, 23 हो जाएगी। और 23 तो माँ का मिलकर आएगा ही, होगा ना। कोशिकाओं से आधी होती है, अतः शुक्र जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने में क्या हो जाते हैं, सहायता करता है। कौन करता है? शुक्र जनन, यानी शुक्राणुओं की संख्या को आधी करने का कार्य कौन करता है, तो शुक्र जनन करता है ना। ये भी तो एक टॉपिक है। आखिर गुणसूत्रों की संख्या को आधी करने का कार्य कौन कर रहा है, तो शुक्र जनन कर रहा है। जो आधा करेगा तो 23 होगा, और आधा उधर से माँ का मिल जाएगा, तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे ना 86। अच्छा 46, हाँ 46 हो जाएंगे। और इसके बाद इसके फल स्वरूप एक द्विगुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण। इसके वजह से क्या निर्माण होंगे, एक द्विगुणित, यानी 2n बनेगा। 2n का मतलब समझ रहे हैं ना, द्विगुणित, एक n और एक n कितने हो जाएंगे, यानी 23 और 23 कितने हो जाएंगे, 46 से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, इसमें निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी आधा आधा टूट के आधा टूटेंगे तो क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए 46 है, 46 है, इनको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 23, ये भी क्या होंगे, 23 अगुणित होगा कि नहीं होगा, हो गया है ना। तो इसी को इसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। समझ में आया शुक्राणु का पूरा कैसे हुए। भाई माँ का भी 46 था और पिता का भी 46 था, तो ये टूटते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, टूटेंगे ना।
तो इस तरह से ये पूरा शुक्राणु क्या हो गए, समझ में आया? नहीं, यही ना है। तो फिर से देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 बनाई है वो बच्ची, लेकिन 5 नहीं है, ये 5 ऊपर है 5 नीचे। तो वो तो कहते हैं ना कवि की कल्पना है, उसी तरह बनाने वाले की कल्पना यहाँ पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लोग बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए आज बताए हैं, नहीं ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना इसमें?